अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का वही मेरा एक पैगाम हमेशा, आपने इसको आगे बढ़ाना है। लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। सबके लिए बेइंतहा प्यार, नफ़रत किसी के लिए भी नहीं। कैलिफोर्निया अमेरिका का या स्टेट जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यकीन मानिए यहाँ पे शैडो हिल्स जो पहाड़ हैं, ऐसी ऐसी यहाँ पे जगह हैं जो जिन्नात से भरी पड़ी हैं। कई सालों से बंद भी ऐसी बिल्डिंग्स हैं। यकीन मानिए दिन को भी मैं अंदर गया हूँ तो एकदम लर्जा तारी हो जाता है कि ये कितनी हॉन्टेड है, कितनी भारी जगह है। इंशाल्लाह आगे ख्वाहिश है कि बहुत सारी जगहों पे मेरा राब्ता हो चुका है, फिर से आपको एक ऐसा शो राज, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन देखने को मिले जिस तरह का रोही टीवी के दौर में आप राज प्रोग्राम देखते रहे हैं। क्योंकि मैं पहले भी आपसे कहता आया हूं, शो का मज़ा ही उस वक्त आता है जब लोकेशन जेन्युइन हो, हॉन्टेड लोकेशन हो, भारी भारी बहुत ज़्यादा भारी लोकेशन हो कि आप दाखिल हों तो आपको एहसास हो जाए कि इससे ज़्यादा खौफनाक लोकेशन कोई नहीं। ज़िंदा बचकर वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। वहाँ पे प्रोग्राम करने का मज़ा आता है। घोस्ट हंटर तो सारे बन गए हैं, जिसने भी देखा भी इसमें व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। हर शख्स ने कैमरा उठाया और मिलियंस में उसने व्यूज़ लिए। इसका मतलब है घोस्ट हंटिंग तो दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। घोस्ट हंटिंग वाकई दुनिया का अभी भी मुश्किल तरीन काम है। ये एक बात मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ। जिस शख्स का भी, वो चाहे पाकिस्तान के घोस्ट हंटर हो, उनका अगर वास्ता पड़ गया एक दिन भी जिन्नात के साथ, रियल वास्ता पड़ गया, यकीन मानिए मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, ये सारी ज़िंदगी शो नहीं करेंगे। तो ठीक है, वो इंटरटेनमेंट दिखा रहे हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता। बहुत सारे लोग मेरी लफ्ज़ों से ना अपने ऊपर समझ लेते हैं, जी हमारे ऊपर बात कर रहा है। भाई मैं जर्नल बात करता हूँ, किसी एक को मैं टारगेट नहीं कर रहा। आप अपना शो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लोग कहते हैं ना आप क्यों नहीं करें घोस्ट हंटिंग, तो आप लोगों का काम देख के मैं पीछे हटाऊँ। लेकिन इंशाल्लाह मेरा काम नज़र आएगा इंशाल्लाह, और लोग कहेंगे उनको फिर वही पुराना राज देखने को मिला है। मैं पीछे भी इसलिए हट गया था कि कुछ अर्सा आप लोग एंजॉय कर लें इस चीज़ों को, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यार इतना मजाक भी नहीं होती घोस्ट हंटिंग जितना घोस्ट हंटरों ने मजाक बना दी है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बेहतर प्रोग्राम आपको, अच्छा नहीं तो कम से कम बेहतर प्रोग्राम आपको दिखा सकूँ। मोहम्मद सलीम उनका नाम है, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है। कहानी नहीं भेजी बल्कि इनका मुझसे कुछ दिनों पहले राब्ता हुआ था। 2-3 स्पेशल केस आए हुए थे मेरे पास, जिनमें से एक बच्चे का केस था। नाम बच्चे का मैं फर्जी रखने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा नाम आप फर्जी रख दीजिएगा। तो मुझे ये केस दिया गया जी, इस तरह है कि हम हर जगह से नाकाम हो चुके हैं, तो आपसे रब्ता किया है, आप इस केस को प्लीज़ हल करके दें। तो मैंने जब वो देखा तो मैंने कहा ये तो इमरजेंसी केस है, बच्चे की ज़िंदगी रिस्क पे है। तो मैंने उस केस को हल किया, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा हल हो गया। क्या केस है, क्या हुआ, लेकिन ये एक बहुत ही खौफनाक मामला था। तो आज की स्टोरी, मोहम्मद सलीम भाई, बच्चे का नाम नहीं बता रहा, बच्चे का नाम राजा लिख देते, फर्जी नाम कर देते हैं इसका, बच्चे का सुल्तान कर देते हैं। सुल्तान मिलता जुलता नाम है, इसलिए मैंने कहा ये फर्जी कर देते हैं। पहले कहानी सुनिए, फिर एंड पे आपको बताऊंगा मेरे पास जब ये आए तो मामला उस वक्त क्या था। सुल्तान जिस जगह पे रहता है आज भी लाहौर का वो अंदरून शहर कहलाता है। ऐसा इलाका रेलवे स्टेशन की ये काफ़ी करीब जगह है लाहौर की, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना काफ़ी है। आज भी वहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी इमारतें हैं, इतनी पुरानी इमारतें हैं कि वहाँ अंदर जाते ही खौफ महसूस होता है। लाहौर की बादशाहों के दौर का बना हुआ जहाँ पे किला है, तो किले की तर्ज के आज भी बहुत सारे घर, मतलब वो किले की तरह तो नहीं है, ईंटें जिनमें इस्तेमाल की गई है वही किले स्टाइल की। मेरे एक बहुत ही प्यारे अजीज़ हैं जिनके साथ मैं अंदरून शहर गया तो उन्होंने मुझे हवेलियाँ दिखाईं, घर दिखाईं, जिनकी ईंटें आज भी उसी दौर की पुरानी लगाई गई थी। जिस तर्ज से उस मकान को, उस हवेली को बनाया गया था, तो लगता था ये बहुत पहले का बना हुआ है। तो उनके अंदर आज भी तय खाने हैं, अजीब सी गलियां हैं, वो बहुत ही अजीब से बने हुए हैं। ऐसे ही एक मोहल्ले के अंदर सुल्तान भी रहता था। सुल्तान के घर के साथ ही एक कारी साहब हैं जो बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाते हैं। वो दीवार शरीक थे सुल्तान के घर के। सुल्तान का घर और कारी साहब का घर तकरीबन दरमियान में सिर्फ एक दीवार का फासला है, बीच में दीवार है। सुल्तान की
एज होगी तकरीबन कोई 10 से 12 साल के दरमियान। ये चीज़ें मैं जान के ज़रा आगे पीछे करूँ ताकि कोई पहचान ना सके, उन्होंने बच्चे की पहचान छुपाने को कहा है। 10 साल ही रख लीजिए, 12 साल। सुल्तान शरारती किस्म का बच्चा, सबके साथ लड़ना, सब बच्चों के साथ झगड़ना, शरारतें बेइंतहा करना, आए दिन किसी मोहल्ले की चीज़ को तोड़ देना। आए दिन मोहल्ले वाले उसकी घर के अंदर शिकायतें लेके आते कि जी आपके बेटे सुल्तान ने आज ये कर दिया है, हमारा ये तोड़ दिया है, जाते मोटरसाइकिल की हवा निकाल गया है, ये कर गया, वो कर गया। उसके अंबार लगे रहते। घर वालों ने फैसला किया कि कारी साहब से कहें, कारी साहब इस बच्चे को कुरान भी पढ़ा दें और इस बच्चे को कोई अक्ल भी ठिकाने लगाएं, इसको समझाएं, इसने तो हमारा जीना वो कर दिया, स्कूल ये नहीं जाता, और ऐसी बहुत सारी बातें। सो यूं सुल्तान कारी साहब के पास पढ़ने के लिए चला जाता। शरारतों से वहाँ पे भी बाज ना आता, कभी किसी बच्चे को छेड़ता, कभी किसी बच्चे के साथ शरारत करता, कभी किसी के साथ करता, वही उसकी रूटीन। और जो कारी साहब थे, यंग से थे, नौजवान से लड़का था, सारे उनको कारी साहब बोलते थे। कारी साहब बड़े सख्त तबीयत के थे, बच्चों को बाकायदा मारते थे। जो भी बच्चा बात ना मानता, कुरान ना पढ़ता, लेट आता, छुट्टी कर लेता, कारी साहब बाकायदा उनको हाथ से थप्पड़ मारते थे। सुल्तान को भी उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की कि डराएं, धमकाएं, थप्पड़ मारे, समझाने की कोशिश की, मार से भी बाज आ जाए, शरारतें छोड़ दे, घर वालों का कहना माने, जिस तरह घर वालों ने कहा था इसको कुछ आप समझाएं बुझाएं। जितना भी कारी साहब कोशिश कर रहे थे उस पर कोई असर नहीं हो रहा था कि कारी साहब ने उनके घर वालों से कहा जी आपका बेटा बहुत ढीठ है, ड्रामेबाज है, बहुत बड़ा फनकार है, बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, मैं इसको ठीक कर दूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं, मेरी भी अना का मसला है, मैंने बड़े बड़े बच्चे ठीक कर दिए हैं, आपको मैं आज फिर वादा कर रहा हूं, आप परेशान ना हो, जितना ढीठ है या जितना ड्रामेबाज है मैंने इसको ठीक ज़रूर कर देना है। सुल्तान अपनी शरारतों से बाज ना आया और वक्त इसी तरह गुजरता रहा कि एक दिन सुल्तान, घर के लोग जिस वक्त वो कुरान पढ़ के घर वापस आ जाता था, उस दिन वो 2 घंटे लेट था और अभी तक नहीं आया था। उसकी माँ ने कहा सुल्तान को तो आ जाना चाहिए। कारी साहब रहते तो घर के साथ ही थे, साथ वाली घर उनका था, लेकिन मस्जिद वो पढ़ने के लिए जाता था। उन्होंने कहा क्या हुआ, आज सुल्तान लेट हो गया, अभी तक घर नहीं पहुंचा, शाम को ही कुरान पढ़ने गया था, वो 6 बजे तक आ जाता था, 8 बज गए थे। मस्जिद से जाके पता किया तो पता लगा सुल्तान तो पूरे अपने टाइम पे कुरान मजीद पढ़ के चला गया था। तो घर वालों ने बताया वो घर नहीं आया। पहले भी अक्सर ऐसा होता था, वो लेट हो जाता था, लेकिन आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा कभी हुआ था तो 1 घंटा, ऐसा नहीं था कि 8 बज गए थे और अभी तक वो घर नहीं आया था। यूं घर वालों ने उसको ढूंढना शुरू किया। ढूंढते 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 वहीं पे एक घर बना हुआ है जो बहुत ही पुराना है और काफ़ी अरसे से बंद है, लेकिन उसकी जो पीछे वाली दीवार है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। लोग अंदर जा सकते हैं लेकिन इतना खौफनाक है कि अंदर कोई जाता ही नहीं है। खंडर सा बना हुआ है, अंदर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, ईंटें उसकी गिर चुकी हुई हैं, कुछ कच्चा बना हुआ है, कुछ पक्का बना हुआ है। उसके बिल्कुल दरमियान में एक बेरी का दरख्त भी लगा हुआ है। बच्चे अक्सर शरारतें करते, दिन के टाइम बाहर से उसको पत्थर मारते, जो उसके छोटे छोटे गोल से बेर बाहर वाली साइड पर गिर जाते वो उठा लेते, अंदर कोई लेने नहीं जाता था, क्योंकि वो जो बेरी का दरख्त था वो दीवार के बिल्कुल साथ था, दरमियान में नहीं बल्कि गली के साथ जो दीवार थी उसके साथ लगा हुआ था, इसलिए उसकी काफ़ी टहनियाँ गली वाली साइड पे भी थी। तो बच्चे वहीं पत्थर मार के बेर उठा लेते ले, अंदर वाली साइड पे कोई भी नहीं जाता था। ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम जब हो गया, किसी को नहीं मिला, अंधेरा फैल गया था, रात थी, सारे ढूंढ रहे थे। तो उसी गली से गुजरते हुए, इधर उधर देखते हुए जब टॉर्च की रोशनी उस घर के अंदर मारी गई तो ऐसे लगा कि वहां पे कोई है। जब उन्होंने रात के उस पहर उस टूटी हुई दीवार जिससे रास्ता बन गया था उससे टॉर्च अंदर मारी तो उन्होंने देखा बेरी के दरख्त के नीचे कोई बैठा हुआ है।
उन्हें उस सिमत में रोशनी मारी और उसको बार बार देखा कि लग रहा है कोई बैठा हुआ है। वो बैठा हुआ इस अंदाज में था कि दरख्त के तना जो होता है नीचे वाला, उसकी परली साइड पे बैठा था। उस बंदे ने कहा, यार देखना, इधर कोई लग रहा है, कोई बैठा है, ये क्या है? ऐसे रोशनी मारते मारते बाकी लोग भी आए, तो उन्होंने कहा हाँ यार कोई बैठा है। अब मोहल्ले वाले काफ़ी लोग जमा हो चुके थे जो सुल्तान को ढूंढते फिर रहे थे, तो उन्होंने देखा कोई है। अब बड़े भी थे, बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, तो सब हौसला करके, एक दो हो तो बंदा डर जाता है, जब काफ़ी ज़्यादा लोग हों तो आगे बढ़ जाते हैं। वो आगे बढ़े और उस दरख्त के जब करीब पहुंचे तो वहीं पे सुल्तान इस अंदाज में बैठा था कि उसने घुटनों के अंदर अपना सर दिया हुआ था। वो सारे परेशान हो गए कि ये बच्चा रात के टाइम इस पे क्या कर रहा है कि घुटने आपस में जोड़ के अपना सर घुटनों में दे के बैठा है। सुल्तान, सुल्तान। वो सारे सुल्तान को बुला रहे थे। उस अंधेरे घर के अंदर, उस भूतनुमा बंगले के अंदर वो बच्चा रात के टाइम इस तरह बैठा हुआ है। सब परेशान हो गए। और जब उसने सर ऊपर उठाया तो वो इस अंदाज में सबको बैठा देख रहा था जैसे पहली दफ़ा सबको देख रहा हो। यूं चेहरों को घूरता जा रहा था। और उसका बाप आगे बढ़ा और कहा, क्या हो गया है? उठो उठो, यहां पे क्या कर रहे हो? कैफियत अजीब सी थी, समझ नहीं आ रहा था बाप को भी बेटे से क्या बात करे। वो इस वक्त रात के टाइम यहां पे क्या कर रहा है? उसने अपने बेटे को उठाया और यूं मोहल्ले वाले भी साथ थे, सुल्तान को लेकर घर आ गए। घर वालों ने उसको बिठाते ही पूछा, क्या हुआ, क्या करने गए थे वहां पे? सुल्तान, चुप क्यों हो? और मोहल्ले वालों ने सुल्तान के बाप से कह के भेजा कि मारिएगा नहीं, डरा हुआ लग रहा है, जो वहां पे छुप के जाके बैठ गया, तो जगह भी वो अच्छी नहीं है, इसको समझाइएगा, ज्यादा मारिएगा नहीं। क्योंकि वहीं पे जब वो ढूंढ रहे थे तो एक शख्स ने कंप्लेन कर दी थी कि आज उसने गुजरते हुए उसके घर के बाहर नया ही वो गुलदान सा लेके आया था, बहुत ही खूबसूरत, उसने तोड़ दिया था। तो उसने कहा, मेरा वो जो गुलदान टूटा पड़ा है, तो तभी वो डरा है, गुलदान को तोड़ने के बाद वहां पे जाके छुप गया है, इसको समझाइए और मैं आपसे इसके पैसे लूंगा। अब उसके बाप को जहां पे गुस्सा था कि फिर से उसने शरारत कर दी, वहीं पे वो परेशान होकर बेटे को ढूंढ भी रहा था। बेटा तो मिल गया। घर जाते ही जब बाप पहुंचा तो कहा, यह बता, तूने फिर उसका गुलदान तोड़ दिया है? वो चुप बैठा रहा। मां अजीब सी परेशान थी, बेटे को आज वो अजीब अजीब सा देख रही थी, लेकिन वो चुप, ऐसे कोई बात नहीं कर रहा था, किसी से आंखें नहीं मिला पा रहा था और चुप करके बैठा हुआ था। वो सब उसकी तरफ देखते रहे। बाप ने एक दो उसको थप्पड़ भी लगा दिए, लेकिन कोई उस पर फर्क नहीं पड़ा। जैसे ना कोई डरा, ना रोया, ना चुप हुआ। चुप तो बैठा था, खामोश बैठा रहा। अब सारे परेशान हैं, ये इसको हुआ क्या है? मां ने कहा, अभी इसको कुछ ना कहें, पता नहीं डरा हुआ लग रहा है, थोड़ी देर के बाद इससे कोई बात करते हैं, पहले इसको नॉर्मल होने दें। यूं घर वालों ने उसको अपनी तरफ से नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कैसा वो खौफ में था, चुप था, या उस जो एक महंगा उसने तोड़ दिया था उसकी वजह से डर गया था। किसी को कुछ भी समझ ना आया। खैर मां ने उसको रोटी खिलाई, वो रोटी भी नहीं खा रहा था। ज़बरदस्ती मां ने लुकमे तोड़ तोड़ के उसके मुंह में रखे तो उसने चबाना शुरू कर दिया। मां को हौसला हुआ, चलो कुछ तो खा रहा है, मेरा बेटा भूखा था। रात को सब सो गए, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि अपने बिस्तर पे मुसलसल कोई जाग रहा है, और वो सुल्तान था। जब सुबह उठे तो देखा सुल्तान जाग रहा है, वह ना उस वक्त वो सो रहा होता था, मां उसको जगाती थी। मां उसके बिस्तर पे गई तो उसकी आंखें लाल थी और वो जाग रहा था। मां ने उससे पूछा, क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे जाग गए? तो मां की तरफ ऐसी अजीब सी नजरों से देखना शुरू हो गया कि मां भी थोड़ी सी अजीब सी होगी, क्या हो गया, बोलता क्यों नहीं, क्यों तू जाग गया है? लेकिन उसकी आंखें लाल थी। मां को अंदाजा हुआ जैसे रात से ये तो सोया ही नहीं है, जाग रहा है। मां ने उठा के उसको बैठा। अब फर्क ये था, रात तो डरा सहमा था, मां ने भी बर्दाश्त कर लिया, अब भी वो ऐसी कंडीशन में था, खुद से कुछ भी नहीं कर रहा था। मां जबरदस्ती कुछ करा रही थी तो कर रहा था, वरना चुप गुमसुम सा। मां ने नाश्ता आगे रखा तो नाश्ता रखा रहा, उसने नाश्ता तक भी नहीं खाया। मां ने गुस्सा किया, समझाया, डांटा, यहां तक कि फिर से मां ने उसको जबरदस्ती खुद हाथों से नाश्ता खिलाया। उसके बाप को बताया कि वो नाश्ता भी नहीं कर रहा, अजीब सा हो गया है, क्या हुआ है इसको, ना बोल रहा है ना बात कर रहा है। बाप ने कहा, मैं समझ गया हूं इसकी शरारतों से, मैं तंग आया हुआ हूं, वो जो तोड़ के आया ना, जो बंदा कह रहा है मैं पैसे लूंगा, वो बड़ा महंगा था उसका,
अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे, वो उसी से डरा है या क्या हुआ है यार, मैं तो इसकी वजह से तंग आ गया हूँ। बाप था वो अपनी वजह से परेशान था कि बेटे ने फिर एक नुकसान कर दिया था और उसको पैसे भरने पड़ रहे थे। वो इतना कोई अमीर लोग तो नहीं थे, गरीब से लोग थे। माँ अपने कामों में मसरूफ़ रही, लेकिन बेटा अपने बिस्तर पर भी बैठा रहा। हाँ, सिर्फ फ़र्क ये था, पहले लेटा हुआ था, अब वो पाँव लटका कर चारपाई पे बैठ गया। दिन का खाना भी माँ ने उसको इसी तरह लुक़मे तोड़ तोड़ के खिलाया, वो खुद से खाना भी नहीं खा रहा था। और जब कुरान का पढ़ने का शाम का टाइम आया, माँ ने कहा जा तेरे कुरान पढ़ने का टाइम हो गया है, तो वो उसी तरह चुप करके बैठा रहा। उधर से सारी खबर कारी साहब को भी पहुंच चुकी थी कि कल उसने शरारत की थी, सारा कुछ हुआ था, उसको ढूंढते रहे थे। कारी साहब को ये खबर पहुंच चुकी थी कि रात उसने खाना भी नहीं खाया और बाहर भी नहीं निकल रहा, ये है वो। तो उन्होंने एक लड़के को भेजा, जाओ 2-3 लड़कों को कहा सुल्तान को लेके आओ। 2-3 लड़के सुल्तान के घर पहुंचे और कहा कारी साहब कह रहे हैं सुल्तान को भेज दो। उसकी माँ ने कहा जा, कारी साहब ने बुलाया है, जाओ। चुप करके बैठा रहा, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। माँ ने काफ़ी कोशिश की, उन लड़कों ने उठाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ बैठा रहा। एक दफ़ा सबके चेहरों की तरफ देखता था, उसके बाद नज़रें झुका लेता था। माँ होती है, समझ रही थी बहुत गुमसुम है, बहुत बदला है, क्या हुआ है इसके। लड़कों ने काफ़ी कोशिश कर दी, जोर लगा के देख लिया, लेकिन वो सुल्तान को अपनी जगह से हिला ना सके और यूं वापस लौट गए। कारी साहब से कहा जी वो तो आ ही नहीं रहा। कारी साहब ने कहा मैं इसकी तबीयत ठीक करता हूं, आप लोग पढ़ो, मैं रात को इसके घर चक्कर लगाता हूं। ये तकरीबन कोई 7, सवा 7 बजे का टाइम था कि वो अपने बिस्तर पे बैठे हुए थे। वो कहते हैं उसने मुंह से एक पहला अजीब सा आवाज़ निकाली है, ऐसी अजीब सी आवाज़। तो उसकी माँ ने कहा क्या ये बदतमीजी है, क्या कर रहा है ये। फिर से वही उसने आवाज़ निकाली। माँ ने कहा पता नहीं क्या शरारतें कर रहा है, ना पढ़ने जाता है, मुझे काम करने होते हैं, बाप इसका आने वाला है, मैंने रोटी पकानी है, अब इसकी ख़त्म ही नहीं हो रही है, एक जगह पे टिक के बैठ गया, मैं इसका क्या करूं। और तभी माँ ने देखा वो जो एक अजीब सी आवाज़ 2-3 दफ़ा निकाल चुका था, उसी लम्हे माँ ने मुड़ के उसकी तरफ देखा तो उसने देखा उसके हाथ पाँव ऐसे मुड़ना शुरू हो गए हैं और उसकी आंखें ऊपर की तरफ होना शुरू हो गई हैं, सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रही हैं और अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है। उसके अंदर से जो आवाज़ें हैं मुसलसल यही आवाज़ है, ये आवाज़ें निकाल रहा है। क्योंकि ये मैंने आवाज़ें सुनी हैं उसकी, मैंने अपने कानों से सुनी है, तो वो ये आवाज़ें निकाल रहा है। उसकी माँ डर गई और तभी थोड़ी देर के बाद माँ उसको संभाल रही थी, सुल्तान बेटा सुल्तान तुझे क्या हुआ है। और सुल्तान माँ की तरफ देख नहीं रहा, हाथ पांव मुड़े हुए हैं, उसी तरह आवाज़ें निकाल रहा और अजीब सी हालत में कि थोड़ी देर पे दरवाजे पे दस्तक हुई। पता लगा बाहर कारी साहब आए हैं, बड़े गुस्से में हैं कि ये क्यों नहीं आ रहा। एक तो उनका गुलदान तोड़ दिया, ऊपर से ये ड्रामे कर रहा है, घर वालों को परेशान कर रहा है। तो उन्होंने माँ ने भाग के बाहर का, कारी साहब अंदर आइए, सुल्तान की तबीयत ख़राब है। कारी साहब अंदर पहुंचे, जब आए उन्होंने सुल्तान को देखा तो उस वक्त हाथ पांव तो उसके मुड़े हुए थे। उसने उसी लम्हे वो जो आवाज़ें निकाल रहा था, आवाज़ें निकालनी बंद कर दी और कारी साहब की तरफ देखना शुरू हो गया। कारी साहब ने उसको देखा और कहा हाँ क्या मसला है तुझे, बता मुझे। तो वो चुप करके देखता रहा, कारी साहब को देखता रहा, हाथ पांव उसके मुड़े हुए थे। तो उसकी माँ ने कहा कारी साहब देखिए बोल भी नहीं रहा, सुबह से इसकी ऐसी हालत है, क्या हुआ है इसको। कारी साहब कहते कोई मसला नहीं, मैं इसको देख लेता हूँ। हाँ भी बोल क्या हुआ है तुझे, बोल मेरे साथ बात कर। तो कारी साहब ने बाकायदा हाथ से उसका मुंह पकड़ा और यूं हिला दिया जोर से, झंझोड़ा जाता है जैसे मुंह से पकड़ के, सीधे मुंह बात कर मुझसे, हाँ क्या मसला है ये। जब कारी साहब ने उसके मुंह को ऐसे हाथ से पकड़ा और यूं झंझोड़ा तो उसके हाथ पांव जो टेढ़े हो रहे थे उसने ढीले छोड़ दिए। उसी लम्हे उसके हाथ पांव ढीले हो गए और उसने मुंह नीचे कर लिया। तो कारी साहब बोले, उसकी माँ को मुखातिब किया और बोले ये ड्रामे कर रहा है, ड्रामेबाज, मैं इसके सारे ड्रामे निकाल दूंगा। कल इसको आपने भेजना है मस्जिद, मैं अभी यहाँ तो इसको कुछ नहीं कह रहा, कल इसको मस्जिद भेजिएगा, मैं देखिएगा इसको ठीक कैसे करता हूँ। ये बात नहीं आ रहा ना, मैंने आपको कहा था ना मैं आपको इसको ठीक करके दे दूंगा, इसको कल से मस्जिद भेजिए, मैं इसका हल निकाल लेता हूँ। कारी सब समझ गए थे ये ड्रामेबाजियां कर रहा है। कारी साहब तो उस वक्त चले गए ये कह के कि कल मस्जिद भेजिएगा, मैं इसका हल कर दूंगा।
लेकिन कारी साहब के जाते ही फिर से उसकी वही हालत, उसके हाथ पांव उसने टेढ़े कर लिए और आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। उसका बाप आया तो उसने कहा क्या हुआ है उसको। उसकी माँ ने सारी सूरत हाल बताया। कारी साहब इस तरह आए थे, उस वक्त भी ये चुप कर गया था, हाथ ठीक हो गए थे, अब फिर इस तरह कर रहा है। बाप ने कहा यार मैं इसकी वजह से परेशान हूँ, क्या इसने मेरा जीना हराम कर रखा है, इसका क्या करूँ मैं, इसको को खाना खा ले, बंदे का पुत्र बने। बाप ने भी उसको इसी तरह नोटिस लिया कि ये ड्रामे कर रहा है, ये क्या कर रहा है। और जब बाप आया तो फिर उसके हाथ पांव नॉर्मल हो गए। बाप ने देख लिया था उसके हाथ पांव टेढ़े और आवाज़ें निकाल रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर से नॉर्मल हो गया। माँ ने भी जब सारी कहानी सुनाई तो बाप भी यही समझा ये ड्रामेबाजियां कर रहा है। लेकिन माँ माँ होती है। रात को उसके दिल में आया कि वह उसको खाना मैंने ज़बरदस्ती खिलाया है, कल भी खिलाया था, बेटा बदला बदला सा है, ड्रामे कर रहा है, गुमसुम सा है। लेकिन हुआ क्या है, बाप तो तंग था, थका हारा, काम से आता, मजदूरी से आता, वो बेचारा आगे रोटी शोटी खाता सो जाता। लेकिन माँ को तकरीबन रात के 1 बजे का ऐसे आंख खोली तो एक धड़का सा लगा कि मैं उठ के देखूं तो सही इसको क्या है, ये सोता भी है या नहीं सोता। तो माँ उठी या देखा उसके बिस्तर पे जाके वो जाग रहा था, उसकी आंखें खुली हुई थी और वो ऊपर की तरफ देख रहा था। माँ उसके पास गई, उसे बोली ये क्या हुआ है सुल्तान, क्यों तू सो नहीं रहा, क्यों जाग रहा है, क्या हुआ है मुझे बता तो सही, सो जा, चुप कर सो जा। माँ ने उसको ज़बरदस्ती करवट साइड पे की, साइड पे उसको करवट लेके थपकना, ऐसे हाथ से 3-4 दफ़ा ऐसे थपका और उसके बाद कहा सो जा, बस चुप कर सो जा। माँ चली गई। तकरीबन फिर माँ ने कोशिश की सोने की, माँ को नींद ना आए, माँ बेचैनी महसूस करे। फिर माँ उठी है कि सोया है कि नहीं सोया। माँ उसके बिस्तर पे उसको जब दोबारा देखने गई है तो सुल्तान अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं था। जैसे माँ ने देखा सुल्तान बिस्तर पे नहीं है तो उसने कहा वॉशरूम गया है या कहाँ गया। उठ के उसको ढूंढा, वॉशरूम में आवाज़ें दी, सुल्तान कहाँ हो, बाथरूम में हो, कहाँ पे हो। माँ जिस तरह आवाज़ें देती हुई बाथरूम तक गई, इधर उधर ढूंढा, हर जगह पे ढूंढ लिया, सुल्तान का पता नहीं लगा। पूरा घर छान मारा तो उसको नजर आया सुल्तान नहीं है। उसने देखा बाहर का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। उसने कहा हाय ये बाहर निकल गया है। जल्दी से उसने अपने शौहर को उठाया, उसको कहा उठ जा, सुल्तान नहीं है। उसने पूछा क्या हुआ, बाप ने कहा, उसने कहा मैं इस तरह उठी थी, इस तरह जाग रहा था, मैं उसको करवट बदल के आ गई और दोबारा देखने गई हूं तो वो नहीं है, दरवाज़ा भी खुला हुआ है। अब बाप भी परेशान कि कहाँ गया रात के इस पहर, इतना टाइम हुआ है, 1:30-2 बजे का टाइम है, ये कहाँ गया होगा इस वक्त। तो उसी लम्हे बिल्कुल साथ वाले घर से चीख की आवाज़ आई है। वो भी एकदम परेशान हुए कि क्या हुआ है साथ वाले घर से। तो वो जल्दी से दीवार पे खड़ी हुई है, उसने कोई चीज़ रखी है, दीवार के ऊपर चढ़ी है। आज भी लाहौर में इस तरह दीवारों के खड़े होकर बातें करते हैं, क्या हुआ। तो आगे जो मंजर था बहुत ही अजीब मंजर था। बाकायदा मियाँ बीवी दोनों भागे हैं और भाग के साथ वाले घर में पहुंचे हैं जहां पे वो चीख की आवाज़ आई थी। कारी साहब जो थे अनमैरिड थे, अभी शादीशुदा नहीं थे, उसकी वालदा थी जो चीखी थी। जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो मंजर ये था, कारी साहब अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन वो कम अज़ कम हवा में 1 से 1.5 फुट ऊंचा उठे हुए हैं और बिल्कुल उनकी साथ सुल्तान बैठा हुआ है। सुल्तान इंतहाई गुस्से की हालत में कारी साहब को बैठा देख रहा है और कारी साहब अपनी चारपाई से, वो नौजवान पतला सुक्का सा था, कारी साहब है बल्कि था क्या, पतला सुक्का सा नौजवान है, वो अपनी चारपाई पे लेटा हुआ तो था लेकिन सुल्तान उसके सामने बैठा हुआ था। और इस लम्हे मंजर ये था कि वो अपनी चारपाई से 1.5 फुट ऊंचा उठा हुआ था, जैसे किसी चीज़ ने उसको ऊपर उठाया हो, और गुस्से से बैठा उसको सुल्तान देख रहा था। कि उसकी माँ की रात को कहीं आंख खुली और उसने देखा तो एकदम उसने देखा कि सुल्तान बैठा हुआ। उसने कहा ये क्या कर रहा है बच्चा यहाँ पे सुल्तान। तो साथ ही उसकी बेटे पे निगाह पड़ी तो बेटा हवा में, फ़ज़ा में लहरा रहा था, उसका जिस्म फ़ज़ा में खड़ा था कि माँ ने चीख मारी। और तभी साथ वाले हमसाए भी भाग के आ गए, इधर उधर के लोग भी उठ के जमा हो गए और लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि सुल्तान साथ बैठा है और कारी साहब फ़ज़ा में लहरा रहे हैं, उनका वजूद फ़ज़ा में है।
अब जब लोग इर्द गिर्द के भी जमा हो गए, कारी साहब की आंखें बंद थीं और वो इसी तरह थीं। जब और भी 4-5 लोग इधर उधर के उठ के और घर के अंदर दाखिल हुए तो बाकायदा उन्होंने आंखों से देखा कि कारी साहब ठा करके चारपाई पे गिरे हैं। चोट उनको नहीं लगी क्योंकि 1-1.5 फुट का फासला था और नीचे कौन सा लोहा था, चारपाई पे ही गिर गए हैं। और उसके बाद उनकी माँ और सारे आगे भागे हैं। कारी साहब को होश में लाने की कोशिश की है। कारी साहब ने आंखें खोल दी हैं और जब कारी साहब ने आंखें खोली हैं तो कारी साहब का जिस्म पसीने पसीने था, हार्ट बीट तेज़ थी और वो इस तरह ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे जैसे किसी ने उनका सांस दबा दिया हो, गला दबा दिया हो, उनको सांस लेने में मुश्किल हो। वो कुछ देर सांस लेते रहे, जैसे उनका सांस बहाल नहीं हो रहा। तेज़ तेज़ वो सांस ले रहे थे। आहिस्ता 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 वो नॉर्मल हो गए। घर वाले पकड़ के उनके हाथ पांव मल रहे थे। अजीब सी उनकी हालत थी। जब वो बेहतर हुए तो उन्होंने उसी वक्त सुल्तान की तरफ देखा तो सुल्तान की तरफ देखते ही सब ने वहाँ पे खड़े हुए देखा कि वो कांपना शुरू हो गए और सुल्तान को वो जूं देखते जाते थे, कांपते जाते थे और कह रहे मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, खुदा का वास्ता है कि मुझे माफ़ कर दो। एक हाथ जोड़ते जाते थे सुल्तान के आगे और माफ़िया मांगते जा रहे थे, माफिया मांगते जा रहे थे। और तभी सब खड़े देख रहे थे। रात के उस पहर के घर के अंदर जहां शोर है, जहां अभी कुछ लम्हे पहले कोई फजा में लहरा रहा था, अभी वो माफिया मांग रहा है एक बच्चे से और बच्चा अभी तक बैठा उसको घूरे जा रहा है। तभी उसकी मां ने कहा सुल्तान, सुल्तान। तो सुल्तान ने मां की तरफ देखा ऐसे और उसके बाद उठ के खड़ा हो गया और चलता हुआ सीधा वो अपने घर वापस गया और जाकर चारपाई पे सो गया। माँ भी पीछे पीछे गई, कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा, तो देखा चलता हुआ सीधा घर गया और चारपाई पे जाके उसी तरह करवट लेके सो गया जिस तरह माँ ने उसको करवट, सीधा सोया हुआ था तो उसको करवट बदलवा दी थी। जब माँ गई है उसके सामने, उसी सिमत में डरती डरती माँ पीछे गई है, देखा अपनी चारपाई पे लेट गया है और उसने करवट बदल ली है। तो माँ उसी सिमत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गई है। इसके चेहरे की तरफ देखूं सो रहा है या जाग रहा है। तो माँ ने जाके देखा तो आंखें खुली थीं और जाग रहा था, करवट बदल कर लेटा हुआ था। अब माँ वापस गई। उसने बताया कि बाप ने पूछा कहाँ है, उन्होंने कहा कमरे में, घर के अंदर चारपाई पे जाके लेट के आए और सारे कारी साहब को संभालने की कोशिश में लगे हुए थे। कारी साहब अब हौसले में आ चुके थे। कारी साहब से सब पूछ रहे थे क्या हुआ है आपके साथ, क्या हुआ है। कारी साहब इतने खौफजदा थे कि कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे, चुप। कोई सवाल करे उसके चेहरे की तरफ देखें चुप कर जाएं, कोई सवाल करे उसके चेहरे की तरफ देखें नीचे देखना शुरू कर दें, चुप कर जाएं। किसी को समझना है कारी साहब के साथ क्या हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने घरों को जाना शुरू हो गए। अब एक बात तो सबके मुंह ज़बान पे आ गई थी कि मामला गड़बड़ है, बच्चे के साथ कोई साया है, बच्चे के साथ कोई साया है। जिस तरह कारी साहब ऊपर हवा में लहरा रहे थे ये ऐसे नहीं होता, ये तो हमने अपनी आंखों से देख लिया, ये मसला बच्चे के साथ ही है। माँ रात जागते हुए गुजार दी, उसको सुबह उसी तरह ही सोने दिया। आंखें उसकी खुली रहीं कि सुबह किसी से रब्ता करते हैं। कारी साहब तो खुद बेचारे परेशान हो गए, किसी और बंदे से रब्ता करते हैं कि क्या है बच्चे के साथ। और जब सुबह हुई माँ ने नाश्ते के लिए कहा तो उसने ऐसे हाथ बढ़ा दिया जैसे कह रहा हो नाश्ता दो। माँ ने कहा नाश्ता करना है तो उसने ऐसे हाथ बढ़ा दिया। माँ ने उसके लिए जिस तरह बच्चे को रोटी वो पका के देती थी, रोटी और सालन उसके सामने रखा तो कहती है माँ मैंने अपनी आंखों से देखा कि सुल्तान ने रोटी को तोड़ा है 4 टुकड़ों में, फुल रोटी को 4 टुकड़ों में तोड़ा है और लुकमे बना बना के 4 लुकमों में रोटी को खा गया है। माँ के आगे इशारा किया है कि रोटी दे। अब मां परेशान, पता तो मां को भी था कि साया है और मामला गड़बड़ है। मां ने डरते डरते एक और रोटी जो सामने रखी थी, ये तो आधी भी मुश्किल से खाता था, एक कभी खा लेता था, एक और रोटी मां ने सामने रखी, उसने फिर 4 टुकड़े किए, रोटी खा गया। फिर उसने हाथ आगे कर दिया मां के आगे, रोटी 4 से 5 रोटियां वो खा गया। मां डर गई कि मामला जो है अब तो ये तो पूरा घर का आटा ही खा जाएगा। मां ने कहा बस कर दे, तू जो भी है। डर की मासूम औरत थी, गरीब सी औरत। उसने कहा मैं नहीं जानती तू कौन है जो मेरे बच्चे के अंदर है, बस मेरे बच्चे को माफ़ कर दे। हाथ जोड़े और कहे मेरे बच्चे को छोड़ दे, मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरे बच्चे को छोड़ दे। बाप बेचारा अलग से परेशान हो रहा है तो क्या हो रहा है। अब गली वालों से रब्ता किया गया कि यार सुल्तान के साथ ये मसला है, वो तो रोटी इस तरह खा रहा है, 5-5 रोटियां खा रहा है, रोक दी हमने, नहीं तो और खा जाए। कारी साहब को बुखार हो चुका था,
सुबह उठे हैं तो कारी साहब को रात को ही बुखार हो गया था, कारी साहब को बुखार हो गया, कारी साहब बिल्कुल खामोश। अब ढूंढो जी किसी और मस्जिद के इमाम साहब को, कारी साहब को, किसी फ़कीर पीर को ढूंढो जो इसका इलाज करे। भी बच्चे के साथ तो साया है, बच्चे के साथ तो कोई मसला है। इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया, पता लगा जी एक साहब हैं वो जिन्नात को निकाल लेते हैं। उन साहब से रब्ता किया गया, उनको घर लेके आए, आकर बैठे, सारी सूरत हाल उनसे बताई गई। सुल्तान के ऊपर बैठ के कुछ देर पढ़ते रहे और उसके बाद कहा कि जो भी है मेरी समझ से बाहर है, ये इतना खौफनाक है, अगर मैं बैठा और मैंने पढ़ाई की तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। भाई मैं इससे ज़्यादा नहीं जान सकता, बस मैं इतना कर सकता था कि कोशिश करूं, लेकिन मुझे इतनी समझ आ गई है मेरे बस से बहुत ज़्यादा है, मैं माजरत खाऊं। और वो चले गए। समझदार बंदा था, खुद ही इनकार करके निकल गया। जिसको को बैठा कह रहे हैं पढ़ रहा था तो वो नीचे देखता रहा है। सुल्तान ने ऊपर आंख उठा के भी नहीं देखा, नीचे देखता रहा और वो पढ़ता रहा। एकदम कहते हैं घर वाले, हमने जब देखा उसने यूं मुंह ऊपर किया, एक दफ़ा देखा है सिर्फ पढ़ने वाले उस पीर को, सिर्फ एक निगाह देखा, पीर ने झटका मारा है, खड़ा हो गया और कहता नहीं मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे से बहुत ज़्यादा है। पीर सब निकल गए। अब खाना वही हालात, सुल्तान उसी तरह खाए, रोटी पे रोटी खाए। घर वाले शदीद परेशान, अब कोई और ढूंढो। अब सुल्तान की हालत ये हो गई कि वो बिस्तर पर लेटा रहता, सिर्फ रोटी खा लेता, माँ ज़बरदस्ती उसको वॉशरूम ले जाती, बोलता नहीं था, लेकिन कभी कभी अब बाकायदा तौर पे उसके अंदर हाजिरी जो होती थी वो इस हद तक होती थी कि वह हाथ पांव यूं कर लेता था टेढ़े मेढ़े, और अजीब सी आवाज़ें इस तरह की आवाज़ें निकाले। अब एक दो और लोग भी थे जिनको वो पढ़ाई के लिए बुला सकते थे, उनको बुलाया गया, उनको दिखाया गया, उन्होंने कहा नहीं जी हमारी समझ में भी नहीं आ रहा। इधर उधर वो जितना बेचारे गरीब कर सकते थे इधर उधर पता किया और नहीं हुआ। एक पहुंचा हुआ, कहते हैं जी बहुत बड़ा पहुंचा हुआ था, उसके पास लेके गए बाकायदा तौर पे सुल्तान को, उसके पास लेके गए। वो बहुत बड़ी हस्ती थी जी, आ नहीं सकता था वो, उनके बैठक सी एक बनी हुई थी, उनके 5-6 महल्ले छोड़ के एक था, उसके पास जी कहते हैं सुल्तान को लेके गए। बैठ गए हैं, सुल्तान चुप करके बैठा रहा है। जब उनका नंबर आया है तो उन्होंने बुलाया जी सुल्तान को, तो वो गाँव तकिया लगा हुआ था, नीचे का सिस्टम बनाया हुआ था, कहते हैं टोकन लेना पड़ता है बाकायदा। टोकन लिया हमने भी जाके बैठ गए और सुल्तान को भी लेके गए। उनसे पूछा हाँ जी, उन्होंने कहा बताइए। उन्होंने कहा जी बच्चा है, इसके अंदर साया आ गया है तो हम बच्चे को लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं जी, मैं पढ़ाई करूँगा, ये ठीक हो जाएगा। वो बैठ के जी पढ़ते रहे और सुल्तान नीचे देखता रहा। और उसके बाद सुल्तान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो वो गुस्से से बोले चुप कर ना मुराद, तू मुस्कुराता है हमें देख के, तू जानता नहीं हम कौन है, चुप कर। और फिर पढ़ते रहे। वो नीचे मुंह कर ले और फिर थोड़ी देर के बाद ऊपर मुंह उठाए सुल्तान और मुस्कुराना शुरू करते। कुछ देर वो इस तरह पढ़ते रहे और वो भी ऊपर देख के इस तरह मुस्कुराता रहा है। वो पढ़ते रहे और वो देख के मुस्कुराता रहा। तो उसके बाद उन्होंने कहा पानी लेके आओ। उन्होंने पानी मंगवाया। पानी के ऊपर उन्होंने पढ़ाई की और पानी दम करने के बाद उन्होंने पानी सुल्तान को कहा पिलाओ। सुल्तान ने गिलास उसके करीब लेके गया, जैसे उसके मुंह के करीब गिलास किया तो उसने एक हाथ मारा, गिलास उड़ता हुआ वहां जाके गया। और वो जो सामने साहब बैठे हुए थे, उनकी वालदा ने बताया कि वो अपनी सीट से खड़े हो गए गुस्से से कि तेरी इतनी जुर्रत, तूने मेरे पानी को गिराया। और एक कदम आगे बढ़े हैं मारने के लिए। तो कहते हैं हमने जो आखिरी मंजर वहाँ पे बैठ के देखा है, बाकायदा ये मंजर था कि उसने अपनी गर्दन पे हाथ रख ली, जैसे उसकी गर्दन कोई दबा रहा और वो छुड़वा रहा हो, उसके गले से इस तरह की आवाज़ें आ रही थी जैसे उसका सांस दबाया जा रहा हो। दोनों हाथों से अपने गले को पकड़े हुए था। वो जो आगे बढ़ा था मारने के लिए कर रहा था कि उसके साथ जो चेले खड़े होते हैं इस सिचुएशन को संभालने के लिए, उनको सारी समझ आ गई थी। उन्होंने फ़ौरन कहा बीबी उठो उठो उठो, इस बच्चे को बाहर लेके जाओ, इस बच्चे को बाहर लेके जाओ। पीर साहब के साथ ये मसला आ गया है, यानी उसको वो कवर कर रहे थे कि इस बच्चे की वजह से नहीं, पीर साहब के ऊपर हाजिरी आ गई है, पीर साहब के मुर्शिद आ गए हैं, इस तरह करके इनको बाहर निकाला। और सुल्तान की माँ कह रही है जब मैं बाहर निकल रही थी, सुल्तान इंतहाई ज़्यादा पहली दफ़ा मुस्कुराता हुआ शरारती निगाहों से उसको देखता हुआ आ रहा था, जैसे कह के आ रहा हो कि तेरी ये जुर्रत। और वो सुल्तान को लेके घर पहुँचे हैं। सुल्तान उसी तरह नॉर्मल
कभी कभी वही उसकी सिचुएशन, हाथ पांव टेढ़े हो जाएं और वो आवाज़ें निकाले। अगले दिन फिर जब वो पीर साहब के पास गए तो पता लगा पीर साहब आज आए ही नहीं है, कल से उनकी तबीयत खराब है। तो अगले दिन, जिस दिन वो गए थे उससे अगले दिन गए थे वो पीर साहब के पास, उससे भी अगले दिन तीसरे दिन उनको पता लगा कि कोई मरीज आए थे जी, उन मरीज ने कुछ पता नहीं क्या, कोई हाजिरी हुई है या क्या हुई है, उस हाजिरी की वजह से पीर साहब का गला दबाया गया है, पीर साहब खुद बीमार पड़े हुए हैं। तो पीर साहब ने बताया कोई इंतहाई ताकतवर चीज़ थी जिसको वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो वो निकाल नहीं सके, उल्टा उस चीज़ ने पीर साहब का गला दबा दिया, वो बीमार पड़े हुए हैं। अब उनकी जो जो समझ में आया, जहाँ जहाँ से उनको पता लगा इलाज हो सकता है, वो बुला लेते, ले जाते, जहाँ कहीं गए वो सिर्फ मुस्कुराता था। या कारी साहब को उसने फ़ज़ा में उठाया था, या वो जो एक पहुंची हस्ती थी जिनका बहुत नाम था, वो उसको मारने के लिए उठे थे तो उसका गला दबाया गया। बाकी कहते हैं हम जहाँ पे भी लेके गए ये चुप बैठा रहता, ये चुप बैठा रहता, और जैसे ही कोई पढ़ाई करता तो ये बैठा रहता, तो एक आंखें उठाता था। उसकी माँ कहती है मैंने उसकी आंखों में देख लिया था, जब भी कोई पढ़ाई करता था तो ये आंखें झुका के बैठा रहता था, जैसे आंखें उठाता था तो मैंने देख लिया था इसकी आंखें ऐसी होती थी कि ये पलकें नहीं झपकता था, एक जगह पे सीधी होती थी, लेकिन खौफ आता था, इतना इसकी आंखों से खौफ आता था जैसे किसी बच्चे की आंखें नहीं हो, किसी इंसान की आंखें नहीं हो, कोई और आंखें हों। और हम जहां लेके जाते हैं, उसकी मां कहती है सुल्तान की, मैंने यही नोट किया, जहां पे भी ये बैठता एक दफ़ा ऐसे देखता था आंखों से, पढ़ने वाला जब इसकी आंखों में देखता था झटका मार के डर जाता, रुक जाता और कहता नहीं जी मेरे बस से बाहर है, मैं नहीं निकाल सकता। राब्ता करते 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 ये लोग मुझ तक पहुंच गए। मुझे उन्होंने कहा जी कि ऐसे ऐसे बच्चा है और ऐसे ऐसे उसका मामला है और ऐसा सारा कुछ है, तो सर वो निकालें। मैंने कहा जी बच्चे की डिटेल भेजें। बच्चे की मुझे तफसील भेजी गई, तस्वीरें थीं और नाम शाम जिस तरह मैं मंगवाता हूँ। मैंने देखा और मैं जैसे देखा तो मैं चौंक गया। मैंने कहा तो एमरजेंसी केस है, बच्चे के अंदर हाज़िरी है, जिन्नात की हाज़िरी है। मैंने कहा जी आप, टाइमिंग का फ़र्क है पाकिस्तान की और अमेरिका की, 12 घंटे का फ़र्क है, ये अमेरिका 12 घंटे पीछे, आप 12 घंटे आगे हैं, तो ये वाला रात का मेरे साथ प्रोग्राम बना लीजिए, तो इंशाल्लाह मैं करूँगा। स्ट्रॉन्ग व्हाट्सअप मैंने कहा ऐसा हो, जो नेटवर्क इस तरह का जो सिम शिम इस्तेमाल कीजिएगा कि हमारी वीडियो कॉल पे हमारा राब्ता होगा, उसमें डिस्कनेक्ट ना हो। उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल की व्हाट्सएप पे, क्योंकि पहले जब मुझसे बात कर रहे थे आवाज़ कट कट के आ रही थी। मैंने कहा इस तरह का कनेक्शन ना हो, किसी ऐसी सिम से मुझसे पहले बात कीजिए जो स्ट्रांग हो, कटे ना आवाज़, क्लियर आवाज़ है, ताकि वीडियो मेरी क्लियर हो। वो अरेंज किया उन्होंने, वीडियो कॉल की और यूँ सुल्तान सामने बैठ गया। देख तो मैं चुका था, मैं पढ़ तो चुका था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा जी बिठाइए सामने। सुल्तान बैठ गया, उन्होंने कैमरा ऑन किया। जैसे ही कैमरा ऑन किया मैंने देखा सुल्तान नीचे बैठा देख रहा है। सारी बात मैं सुन चुका था, मुझे उन्होंने पूरी कहानी नहीं सुनाई थी अभी तक, बस इतना बताया गया था बच्चा है जिसके अंदर जिन्नात की हाज़िरी होती है और उसके अंदर जिन्न है, हम काफ़ी जगहों से इलाज करा चुके हैं, ला इलाज हैं, कोई इलाज नहीं कर सकता, भाग जाता है। आपका किसने बताया जी? तो हम आपके पास आए हैं, और कहानी मुझे नहीं पता। मैं कहा ठीक है जी। मैं अपनी तरफ से देख चुका था सुल्तान को। मैंने उसके ऊपर पढ़ना शुरू किया तो सुल्तान की निगाहें नीची थी। मुझे नहीं पता था कि यह नीची निगाहें रखता है और उसके बाद ऊपर देखता है तो ये होता है, अभी तक क्योंकि उन्होंने मुझे बताया नहीं था। मैंने देख के अल्लाह का नाम लिया और मेरा जो एक तरीका है, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। वो नीचे बच्चा देखता रहा देखता रहा देखता रहा, और पढ़ते 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 उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, और उसने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर उठाया उसने आंखें मेरी तरफ की। तो मैं उसके लिए तैयार तो था, हाज़िरी हो सकती है, बोल सकता है, कुछ भी जिस तरह होते हैं। और मैंने जैसे उसकी आंखों में देखा तो उसी वक्त पहला मुझे झटका लगा। इस तरह का झटका नहीं लगा कि मैं डर गया मरा, मुझे झटका लगा कि नहीं बहुत ताकतवर है। मैंने उसको देख लिया, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। ये मुझे बाद में पता लगा कि जिसको भी देखता था वो मुस्कुरा के देखता था। जब उसने मुझे देखा तो मुस्कुराया नहीं, उसने मेरी आंखों में देखा, मैंने उसकी आंखों में देखा, लेकिन मैंने रिलैक्स होकर पढ़ना शुरू कर दिया। एक दो दफ़ा मेरी गर्दन यूँ हिली ज़रूर, अनजाने में मेरी गर्दन हिली, मैं उसकी आंखों में देखता रहा और मैं पढ़ता रहा। मैंने उसके ऊपर फूंक मारी, मैंने पढ़ता रहा, अपना एक तरीका था जो मैं पढ़ता रहा। थोड़ी देर के बाद वो मुझसे हम कलाम हो गया। उसने पहला जुमला जो मुझसे बोला, उसने कहा क्या चाहता है? मैंने कहा ये अल्लाह का बंदा है, मतलब शायद कहानी है, मैं खुल के भी क्या बताऊं। सिंपल हम कलाम जब होते हैं तो इस तरह के जुमले होते हैं कि आप लोग आग से बने हो या मट्टी से बने, अल्लाह का बशर है, तुम इसको छोड़ दो, तुम इसके साथ क्यों आए हो। खैर मेरी जब उससे हम कलाम हो गई तो मैंने उसे कहा
कि तुम्हें इसको छोड़ के जाना है। उसने कहा मैं चला जाऊंगा, मेरी कुछ चंद एक दो फरमाइशें हैं, ये पूरी कर दीजिए। क्योंकि ये मैं स्किप पता क्यों कर रहा हूँ, इसलिए आगे कहानी का आपको बताता हूँ जो मज़ेदार पार्ट है। उसने कुछ कहा, ठीक है मैं गोश्त मुझे थोड़ा सा चाहिए और कुछ इस तरह का ये चाहिए। मैंने कहा ठीक है आपको मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। कसूर इसका नहीं था, इस बच्चे का कसूर वो भी मैं आपको एंड में बताता हूँ। खैर उसके साथ जब मैं हम कलाम हुआ, उसकी मेरी बात हुई, उसके अंदर जो बोला वो बच्चा नहीं बोल रहा था, उसके अंदर वो बोल रहा था जो उसके अंदर था, और वो उसी बेरी के दरख्त पे रहता था जहां ये बच्चा चला गया था। और मज़े की बात यह है वो इबादत गुजार था। उसने कहा था जिस जगह पे ये आके बैठा है वहां पे उस वक्त हम नमाज पढ़ रहे थे, और ये शरारती बच्चा उसी वक्त आके हमारी इबादत में खलल डाल गया। तो मैंने कहा आप तो, खैर मेरी इस तरह की उससे बात हुई, आप तो अल्लाह के वो हैं, तो आपने इसको बच्चे को क्यों पकड़ा? उसने कहा इसलिए कुछ चेहरों को बेनकाब करना था। मैंने कहा जी मैं समझा नहीं, अब हम कलाम हो उनसे। तो उन्होंने मुझे बताया बहुत सारे ऐसे काम जो बच्चे पे इल्ज़ाम लगाए थे वो उसने किए ही नहीं थे। जैसे वो गुलदान टूटा था जिसका बाप उसे पैसे लेना चाहता था, वो इस बच्चे ने नहीं तोड़ा था। उसने कहा था फलां ने तोड़ा है, जाओ पूछो उससे। फलां काम जो हुआ था, जो चोरी का इल्ज़ाम आया था इस बच्चे पे, इसने नहीं किया था, उसने किया था। ऐसे एक दो और बातें बताएगी। तो मैंने कहा जी इस वजह से आप इस बच्चे के अंदर आए? उन्होंने कहा हाँ, कुछ बेनकाब करने थे चेहरे। खैर मैंने उनके माँ बाप से सारी बात वो सुन रहे थे, उन्होंने भी सुन ली, और उस बंदे से भी बाद में वेरीफाई किया जो गुलदान के टूटने का कह रहा था। उसने फिर मान गया। उन्होंने कहा जी हाज़िरी हुई और ये कहा गया तेरे ऊपर, और जो नाम मिले कि मेरा, उन्होंने कहा वो पीर साहब हैं, वो तो तुझे भी पकड़ लेंगे। तो वो मान गया। मैंने कहा नहीं मानेगा तो मुझे सामने करवाइएगा, मानेगा इसका बाप भी मानेगा। वो मान गया। उसने कहा हाँ जी, वो मैंने देखा नहीं था, मेरा अंदाज़ा था, बाद में मुझे पता लग गया था कि किसने तोड़ा है, लेकिन मैंने कहा चलो पैसे मिल जाएंगे। असल जो बात बता गया था वो कारी साहब के मुतालिक थी। उसने कहा हम कभी इसके अंदर ना आते, ये बच्चा शरारती ज़रूर था लेकिन इसने आके हमारी नमाज को तंग किया, और लेकिन हमने देख लिया। लेकिन असल मसला था वो कारी साहब जो बच्चों को कुरान पढ़ाता था, उसके अंदर एक फ़ाल्ट था। उस हम कलाम के दौरान उन्होंने वो फ़ाल्ट बताया कि ये बेनकाब करना था। और मैंने कहा जी ये भी हो जाएगा, वालिदैन ने भी सुन लिया, बाकी ने सुन लिया, हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने इजाज़त ली और वो जो भी थी चीज़ उसके अंदर से बाकायदा चली गई। बच्चा नॉर्मल हो गया, गिर गया, बेहोश हो गया, थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो गया। मैंने कहा चलें इसको आप पानी पिलाएं, उठाएं, मैंने पानी दम करके दिया। मतलब एक प्रोसीजर जो मैंने पूरा किया। कारी साहब वाली जो बात थी उन्होंने भी सुन ली, मैंने भी सुन ली। इस वक्त उन पर्दा रखना मकसद है, इस वक्त बताना इसलिए भी नहीं खुल के ये चीज़ें मैंने इसलिए नहीं बताई कि पर्दा रखना भी ज़रूरी होता है, कि बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं ज़रूरी नहीं होती पब्लिसिटी की जाए, उनको मशहूरी की जाए। पर्दा रखा मैंने, मकसद जो था, उन्होंने जो बेनकाब कुछ किया था, मैंने उनसे पूछा भी मुझे क्यों बताया, उन्होंने कहा इसलिए। खैर इनको भी छोड़ें, क्योंकि मैं एक बात हमेशा मेरी याद रखिएगा, मेरा पीर कामिल है, मेरा उस्ताद कामिल है। मैं पीर नहीं, उस्ताद। मेरा सबसे बड़ा उस्ताद तो अल्लाह ताला है, उसके बाद जो एक दुनियावी उस्ताद है, रूहानी बाप जो है जिससे मैं रूहानियत सीखता हूँ, वो बहुत कामिल है। मैं जब आंखें मिलाता हूँ तो मेरी आंखें नहीं होती, मेरे उस्ताद की आंखें होती हैं। वो बहुत अल्लाह के नेक बुजुर्ग हैं मेरे जो उस्ताद हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि ऐसा उस्ताद मेरे साथ है। मेरी बीवी को नाम तक भी नहीं पता मेरे उस्ताद का, सिर्फ मेरी ज़ात तक को पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना भी मुश्किल केस हो करूँ तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक फैमिली, आपको भूल जाता हूँ, मुझे याद करिएगा, एक कहानी सुनाऊँगा। यहाँ अमेरिका में है, रूहों को बुलाते हैं और रूहों को बुला के फैमिली के सवाल जब करते हैं। मैंने कहा मैं करके दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा इस्लाम में तो रूह का कॉन्सेप्ट है, वो मरने के बाद आलम बरज़ख में चली जाती है। तो मैंने कहा रूह जो होती है 100% आलम बरज़ख में जाती है, हम उसको हमजाद बोलते हैं, जो उसकी सेम शक्ल का होता है, वो आके सवाल जवाब देता है। मैंने किया इस तरह का केस। उन्होंने कहा रूह को बुलाया, मैंने लफ्ज़ रूह इस्तेमाल किया, लेकिन वो हमजाद था। वो आया, उसने, घर वालों ने जितने सवाल जवाब पूछे मैंने हमजाद से पूछे और हमजाद ने जवाब दिया, मैंने उनको जवाब दिए। उन्होंने कहा जी 100% ठीक है। जो जो उन्होंने सवाल पूछे मैंने उनसे सवाल पूछे, हमजाद ने मुझे जो जवाब दिया और मैंने वापस उनको बताया। उन्होंने कहा जी रूह, उनकी नज़र में रूह थी। तो उन्होंने कहा जी 100% ठीक है। तो ये मैंने कहा तो मैं भी कर सकता हूँ, रूह को बुला के सवाल जवाब कर सकता हूँ। लेकिन ये सारा जो होता है उस्ताद की वजह से होता है। वो बच्चा तो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद आज भी वो दरख्त वहाँ पे मौजूद है। मैसेज वो गया था कि हर वो जगह जिसका बज़ाहिर मंजर इतना खौफनाक हो, बुरा हो, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है बुरे जिन्नात, वहाँ पे अच्छे भी हो सकते हैं। और ये जो बच्चा था सुल्तान, ये अक्सर उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता था और बेरी के ऊपर चढ़ के
तोड़ता भी था और पत्थर मारता था, अंदर से डरता नहीं था। इसको एक दो दफ़ा झटका भी दिया गया था, लेकिन बच्चा था, समझ नहीं सका, डरा, लेकिन फिर से मस्त हो गया। इसलिए भी इसको एक तरह से ये सज़ा मिली थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। मेरे पास उसकी वीडियो आई है, मुझसे बात भी करता है, बिल्कुल ओके है। मैंने उनकी वालिदैन से ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे इजाज़त दें मैं इसकी अगर वीडियो चला सकूं या इसकी मैं एक छोटी सी इंटरव्यू रिकॉर्ड करके चला सकूं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा बच्चा है, लोग डरते हैं दुनिया देख लेगी, ये ना हो कोई और जिन देख ले इसके पीछे पड़ जाए, आप हमारे पीर साहब हैं, आप जैसे कहें हम मानने को तैयार हैं, लेकिन ना करें। तो वो बच्चा ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो असल आके पकड़ा, कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ गई, असल में जो सारा निकला था वो कारी साहब का था। और कारी साहब तक वो बात पहुंच गई। कारी साहब को बहुत बुरी सज़ा मिली थी। कारी साहब का जो गला दबाया गया था, उससे पहले उसको थप्पड़ मारे गए थे। बाद में कारी साहब ने इस बात का इजहार किया कि जी बिल्कुल मुझे थप्पड़ पड़े थे, ठीक ठाक उनको थप्पड़ मारे गए थे और इसी बच्चे ने थप्पड़ मारे थे। कारी साहब ने उस वक्त तो नहीं बताया था, जब कारी साहब लेटे हुए थे, लोगों ने जाके देखा था ऊपर खड़े हुए थे, उससे पहले जाके इसने थप्पड़ मारे थे। और कहता है जब वो थप्पड़ का हाथ था, ऐसे लगता था किसी का 10 किलो का वजनी हाथ हो और वो मुझे पड़ता था। लेकिन ऐसी जगह पे मारा गया कि किसी को दिखा भी ना सके। बहुत बुरी तरीके से कह रहे हैं मुझे थप्पड़ मारे गए थे। बच्चे का तो हाथ था, लेकिन ऐसे बच्चे का नहीं जैसे किसी बहुत बड़े भारी भरकम कोई जिसका वज़न कोई 150 किलो 200 किलो कोई बंदे का हाथ, तो इस तरह का हाथ पड़ता था मेरे वजूद पे और उसको मारा गया। उसको उसके काम की सज़ा मिल गई, लेकिन कुछ जो उसकी अच्छाइयाँ भी थी जिसकी वजह से उसको छोड़ दिया गया और कहा गया दोबारा ये हरकत ना हो। उसने ज़िंदगी में कोई बदपरहेज़ी की थी, कुछ ऐसा किया था, किसी के साथ गलत नहीं किया था, अपनी ज़ात के साथ कुछ गलत था, बदपरहेज़ी थी या इस तरह का था, उसको समझाने के लिए किया गया था। वो रूहानियत की कोशिश, अमलियात की कोशिश कर रहा था, सिफली अमल की, जिसकी वजह से उसको सबक सिखाया गया था। वो जान गया था कि उसी बेरी के दरख्त के नीचे मामला क्या है और उसी का ही एक अमल करने की कोशिश कर रहा था। खैर मैं ज़्यादा बोलता जाऊँगा, निकल जाएगा मेरे मुँह से। बार अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा ठीक है, अब बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास है। और ख्वाहिश ये है कि मैं पाकिस्तान जाऊँ तो उसी जगह पे मैंने ये इजहार किया है कि मैं आगे रिकॉर्डिंग करना चाहूँगा। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं है, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, लेकिन ख्वाहिश रखता हूँ क्योंकि जहाँ पे नेक हूँ, इबादत गुजार हूँ, वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करते हुए थोड़ा सा डरता भी हूँ, इसलिए कि अगर वो उस वक्त इबादत में हुए तो खलल डालना गलत होता है। लेकिन फिर भी इन डेज़ में जहाँ मुझे महसूस हुआ तो इंशाल्लाह हो सकता है मैं वहाँ पे आपके लिए राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करूँ। तो यहाँ पे भी काफ़ी लोकेशंस हैं, प्रोग्राम हैं, जो जुनून है मेरा यार जिन्नात और इन्वेस्टिगेशन करना, तो इंशाल्लाह जल्द ही आपको बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो ये थी जी आज की कहानी जो आपको मैंने सुनाई। आप लोग भी अपनी कहानियाँ मुझे भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 009231365550। रिपीट करूँगा 009231365550। इस पर आप मुझे अपनी कहानी भेजिए, लेकिन कहानी व्हाट्सएप पे आप लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। दोनों सूरतों में आखिरी लफ्ज़ होना चाहिए स्टोरी, STORY। इंग्लिश में, उर्दू में स्टोरी लिख दें या इंग्लिश में लिख दें, या फिर लाजमी आपने लिखना है OCS, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी। OCS लिख दें या स्टोरी लिख दें तो मैं समझ जाऊंगा आपकी स्टोरी है। नंबर देके महफूज कर लूँगा और आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।